जोहार। आज मैं पुनः आपके बीच फेसबुक लाइव में मैं उपस्थित हो गया हूं। विगत दिन यानी 2 मार्च को जहां रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम प्राय घोषित हो चुका था और सत्ता पक्ष की करारी हार हुई, विपक्ष की जीत हुई है। उसके पूर्व भी संपूर्ण विधानसभा चुनाव के दरमियान जो विद्यार्थी अभ्यर्थी जो नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, आरक्षण नीति को लेकर बगावती मूड में चुनावी रणभूमि में उतर गए थे। परिणाम जो भी हो उन विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, लेकिन लोकतंत्र में प्रतिवाद और प्रतिकार और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ये संदेश जनमानस को, विशेषकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दरमियान झारखंड के जनता को ये संदेश देने का काम किया कि वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार में, जो मिलीजुली सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो दुर्नीतियां हैं और जो नीतियां हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, उन सारे मुद्दों को केंद्रित किया, मतदाताओं को आकर्षित किया, उनको ध्यान आकर्षित किया और चुनावी मैदान में उतर गए थे। करीब करीब 12 ऐसे निर्दलीय विद्यार्थी अभ्यर्थी बने और अपने गुस्सा का इजहार किया और सरकार की नीतियों का खुल्ला विरोध जताया। परिणाम सामने है कि सत्ता पक्ष की हार हुई, करारी हार हुई। इस बीच में कल तय था, पहला ये तय था कि कैबिनेट की बैठक होगी। इसीलिए जरूरी था कि 27 फरवरी से बजट सत्र का शुभारंभ था। झारखंड सरकार की बजट सत्र का शुरुआत 27 फरवरी को हुई। इस बीच में 27 फरवरी को ही रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का मतदान का तिथि भी निर्धारित थी और पहले घोषणा की गई कि 27 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी, पुनः आचार संहिता का उल्लंघन होगा, उसी दिन चुनाव है और चुनाव के दरमियान ये कैबिनेट में निर्णय आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। बाद में सरकार के नुमाइंदों को, सरकार चलाने के महारथियों को, उनको विवेक बुद्धि आई कि 27 तारीख आचार संहिता का उल्लंघन होगा, अतः 1 मार्च को कैबिनेट बैठक होगी। पुनर्विचार किया गया और देखा कि 1 मार्च के पहले बाद दिन 2 मार्च को पुनः ये परिणाम घोषणा होगी। मतगणना के दिन है रामगढ़ और तब इन लोगों ने उस 2 तारीख को तिथि निर्धारित करके ये निर्णय लिया गया। और निर्णय में कैबिनेट बैठक में करीबन 50 मुद्दे पे निर्णय लिया गया, जिसमें अहम मुद्दा सरकार की नियोजन नीति जो विगत दिन
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने जो गैर संवैधानिक असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था, संशोधन करने के लिए कहा गया, उस पर भी संशोधन किए गए। और इस बीच में उन 50 मुद्दे पे जो कैबिनेट जो निर्णय लिया उसमें से एक बड़ा ये लोगों की चर्चा का विषय बना, वो है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की स्थापना देवघर में की जाएगी। इसके भी प्रस्ताव को कैबिनेट में पारित कर दिया गया। ये विचारने विषय है, बहस की मुद्दा है। मेरे ख्याल से दुर्गा सोरेन कौन है, ये दुर्गा सोरेन का नाम आते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में आएगा, चिंतन मंथन होगा कि आखिर दुर्गा सोरेन कौन थे। दुर्गा सोरेन का देहांत हो चुका है। अब दुर्गा सोरेन दिसम गुरु शिबू सोरेन के सुपुत्र रहे हैं और वर्तमान हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका देहांत हो चुका है। मेरे विचार से ये न शहीद हुए हैं न झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड राज्य निर्माण में उनकी कोई योगदान भागीदारी नहीं है। उनकी क्या महत्व है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री के बड़े भाई होंगे रिश्ते में और दिसम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे होंगे, ये जरूर हैं। लेकिन कहाँ तक औचित्य है, कहाँ तक प्रासंगिकता है विश्वविद्यालय उनके नाम से स्थापना, ये तो झारखंड के आवाम, झारखंड की जनता उसमें विचार करें कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार किस कदर ये निर्णय ले रही है। और मैं खुद जो वक्तव्य देने वाला हूँ, विचार व्यक्त करने वाला हूँ, मैं संथाल विश्वविद्यालय के संस्थापक हूँ। 2017 में ये संथाल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापना की गई। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत ये घाटशिला क्षेत्र में दामपाड़ा में लेदा स्थित गांव में ये 20 एकड़ जमीन में ये स्थापित हो चुकी है। संथाल विद्रोह, संथाल हुल जो 1855 में सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो और झानो, 4 भाई 2 बहन, एक परिवार के सुपुत्र सुपुत्रियों ने भारत देश की आज़ादी के लिए झारखंड क्षेत्र के इतने बड़ी एक बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी का इतिहास रहा है। संथाल विद्रोह 1855 की यादगार को, स्मृति को बनाए रखने के लिए मेरे प्रयास से 2017 में ये संथाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। संथाल यूनिवर्सिटी जिसमें KG to PG संथाली भाषा में पढ़ाई होगी, अन्य जनजाति भाषा में पढ़ाई होगी, ऑल चिकी में पढ़ाई होगी और देश विदेश की भाषाओं को भी पढ़ाया जाएगा। और आवासीय, ये पहला ऐसा होगा कि आवासीय विश्वविद्यालय होगा, उसी अंदर में KG होगा, इंटर होगा, स्नातक होगा, रिसर्च सेंटर होगा। ये बहुत बड़ी सपनों पूरे भारत देश के संथालों के ऐतिहासिक भावनात्मक लगाव जुड़ा है। और आज ये संथाल समाज के होते हुए भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ये संथाल विश्वविद्यालय इसको विधि बनाना था, एक पारित करना था विधानसभा में। उनके कार्यकाल में 20-25 निजी विश्वविद्यालयों को पारित किया गया। और कल तो मैंने सुना कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का भी स्थापना होगा देवघर में। ये बहुत ही विडंबना है, चिंतनीय विषय है, दुखद आश्चर्य का विषय है। जनता आप विचार करें, जनता के दरबार में आप न्याय हमें चाहिए, इसमें विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। एक कहावत है कि बर्बादे उल्लू बर्बादी गुलिस्तान, एक ही उल्लू काफी है, जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। मसलन हर साख, हर शाखा में ऐसे भ्रष्ट नौकरशाह
काबिज हुए हैं, बैठा हुआ है, कब्जा किए हुए हैं, वर्चस्व कायम किए हुए हैं। और बिकाऊ विधायक जिनका चरित्र ही बिकाऊ है, जिसका नेतृत्व ही भटकाव है, ऐसे लोगों के हाथ में झारखंड का बागडोर दिया गया है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं उस कहावत को कि बर्बादे गुलिस्ता एक ही उल्लू काफी है, जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, इस झारखंड का क्या होगा। 22 वर्षों के अंदर में, 22 वर्षों के कालखंड में, इन 22 वर्षों के अंतराल में झारखंड का तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों की तकदीर नहीं बदली। परिवर्तन के नाम सर सत्ता का परिवर्तन हुआ, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। बड़ा दुखद आश्चर्य का विषय है, इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, यानी 11 बार मुख्यमंत्रियों का बागडोर दिया गया। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2.5 साल बीजेपी के, दूसरी बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तीन बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 2 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में शामिल होकर उनको 2 साल तक कार्यकाल काम करने का मौका मिला। और उनको ऐसा मौका मिला कि मधु कोड़ा के कार्यकाल 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ माइनिंग घोटाला, कोयला खान, लोहा कोयला अभ्रक, तमाम लूटखंड बन गया झारखंड को, झारखंड बन गया लूटखंड। उसके बाद शिबू सोरेन गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनको आता पता ही नहीं चला कि क्या नीति बनेगा, कैसा नेता बनेगा, झारखंड का मानचित्र किधर है, झारखंड का लोगों के साथ रिश्ता क्या होगा, झारखंड का प्रगति का रास्ता क्या होगा, उसे कोई मतलब नहीं। बस एक रिकॉर्ड बनाया गुरुजी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज वर्तमान उन्हीं के बेटे एक बार गैर आदिवासी रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 2019 तक वो मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने रघुवर दास ने बीजेपी सरकार को 5 साल तक चलाया। और ये 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ईसा ने नीति ऐसा बना दिया कि 1985 को आधार वर्ष बना करके भारत के कोई भी नागरिक झारखंड में निवास करता हो, 1985 में जन्म लिया हो, 1985 में मैट्रिकुलेशन यहाँ झारखंड से पास किया हो, यहाँ नौकरी करता हो, यहाँ व्यापार बिजनेस करता हो, यहाँ 1985 को आधार वर्ष मानते हुए झारखंड के मूलवासी का परिभाषा कर दिया हो, लागू भी कर दिया। 2019 में उनकी सरकार की आपसी नहीं हुई, 5 साल तो पूरा किया, गुड गवर्नेंस नहीं दिया। रघुवर दास के कार्यकाल में CNT एक्ट, SBT एक्ट को संशोधन किया, डंके के चोट में, आनन पानन में मात्र 2.5 मिनट के अंदर में झारखंड विधानसभा से छोटनापुर काश्तकारी अधिनियम और संथालपना काश्तकारी अधिनियम दोनों को संशोधन कर दिया और पारित करके ये राज्यपाल के वहां भेज दिया उसकी स्वीकृति के लिए। इस बीच में हंगामा हुई, आदिवासी मूलवासियों ने आंदोलन किया, यहाँ की आवाज दिल्ली तक चली और अंततः केंद्र सरकार के हस्तक्षेप, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राष्ट्रपति के आदेश निर्देश, प्रधानमंत्री के आदेश निर्देश से राज्यपाल को कहा गया, उस समय माननीय द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थी, वो CNT एक्ट, SBT एक्ट संशोधन विधेयक पर मोहर नहीं लगाई और वो लंबित हो गया, वो पेंडिंग हो गया, रद्द हो गया। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि CNT एक्ट और SBT एक्ट दोनों ही ऐसा एक्ट है जो उस जमाने में अविभाजित बिहार में ये एक्ट को
विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके, केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा से पारित करके संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। संविधान के 9वें अनुसूची का प्रावधान यह है कि कोई भी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई विधि मान्यकरण, कोई विधि विधान, कोई नियम अध्यादेश कानून या केंद्र सरकार के अधीन बनाए गए कोई कानून, अगर ये 9वीं अनुसूची में राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद उसको सूचीबद्ध किया जाता है तो वो ना तो संशोधन होगा उस विधियन में, ना तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह चुनौती दे जा सकते हैं, जब तक कि महामहिम राष्ट्रपति अपना मन की बात को, अपनी इच्छा को जब तक ये ना समझे कि इसकी संशोधन की आवश्यकता है, तब तक लोकसभा राज्यसभा को भी, किसी भी राज्य सरकार को उसको संशोधन करने का, छेड़छाड़ करने का ये अनुमति नहीं। इसके बावजूद भी रघुवर दास सरकार, बीजेपी की सरकार ने जाने अनजाने में जानबूझकर इस तरह से कानून बनाया। वो CNT एक्ट, SPT एक्ट भी संशोधन रद्द हो गई और रघुवर दास सरकार कार्यकाल में, बीजेपी के शासनकाल में 1985 के आधार को भी नहीं माना गया, रद्द कर दिया गया। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा भरोसा के साथ हमारे गांव में हमारा राज होगा, जल जंगल जमीन हमारी होगी, CNT एक्ट, SPT एक्ट सख्ती से लागू होगा, पेशा कानून 1996 लागू होगा, समता जजमेंट 1997 लागू होगा, वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होगा, लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा और यहाँ का झारखंडी 9 भाषा, संथाली, मुंडारी, कुड़ू, कुड़माली, नागपुरी, कोठा, पंचपरगनिया, इन भाषाओं को KG to PG पढ़ाई जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 350 को के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में अनिवार्य कहा गया है। जो हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले गुजरात विधानसभा में एक विधेयक आई और सर्वसम्मत पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ये सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि गुजरात राज्य के अंदर में गुजराती मातृभाषा में प्राथमिक स्तर को अनिवार्य विषय बनाया गया और चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट निजी स्कूल हो, इसको अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्यता होगी, अनिवार्यता होगी। ये नियम कानून, ये विधेयक पारित किया गया 2-3 दिन पहले गुजरात राज्य के अंतर्गत। और ये भी प्रावधान किया गया कि जो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में, CBSE, ICSE बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में अगर गुजराती भाषा में प्राइमरी एजुकेशन को लागू नहीं करेंगे, उनकी पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ये हुई संविधान का निर्णय। लेकिन झारखंड में तो बड़ा विचित्र है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि 22 वर्षों के अंदर में झारखंडी भाषा जो 9 भाषा है वो KG to PG में पढ़ाई हो रही है, लेकिन KG में कोई अस्तित्व नहीं है। कोई सरकारी, कोई निजी स्कूल में इसकी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। शिक्षा मंत्री कोई बन जाए, मुख्यमंत्री आदिवासी भले बन जाए, लेकिन आदिवासी मातृभाषा में पढ़ने की इनको कोई समझदारी नहीं बना अभी तक। संविधान के अनुच्छेद में देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 350A, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। यही कारण है बंगाल में 1905 में बंगाल राज्य का अस्तित्व में आया, लेकिन बंगाल में बंगाली एक पहचान है, जातीयता की पहचान, और बांग्ला भाषा उनकी पढ़ाई का एकमात्र बेस है, आधार है। 1936 में उड़ीसा अलग राज्य का अस्तित्व में आया और उड़ीसा में उड़िया राज्य अनिवार्य है। आज वहां का पढ़ाई का बुनियादी आधार है उड़िया भाषा और KG to PG उड़िया में पढ़ाई हो रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पेपर में, पत्रिका में, प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया में, टीवी मीडिया में
उड़िया प्राथमिकता है। उड़ीसा उड़िया लोगों की पहचान है। बांग्ला बंगाली भाषा संस्कृति, बंगाली जाति एक अलग बंगाल का अस्तित्व है। इन 22 वर्षों के अंदर में झारखंडी का है। झारखंड में दूसरा बिहार बस गया है। झारखंड में बाहरी बिहारी के हाथ में कमांड है। वो जो भी नियम नीति बना रहे हैं, सलाहकार कलाकार भरा हुआ है। देखा जा रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि सीएमओ में कौन लोग यहां नीति निर्धारण कर रहे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो हैं आदिवासी, लेकिन उनके दायां बायां इर्द गिर्द पूरा परिवेश पूरा जो है बाहरी लोगों के हाथ में, उसके चंगुल में। इतने भ्रष्टाचार, इतने लूट, इतने झूठ। बिहार बदनाम था, झारखंड उसे बदतर हो गया। नीति निर्धारण मामले में जो कल निर्णय लिया गया, डिसीजन, पहले 2012 में ही अर्जुन मुंडा की मुख्यमंत्रित्व काल में हम लोगों ने काफी दबाव दिए थे। अर्जुन मुंडा का समय में आंदोलन चला, भाषा आंदोलन, साहित्य आंदोलन, और उस भाषा आंदोलन में 2012 में उन्होंने 12 भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, ये राजभाषा का अधिकार है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, ये तीन राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में उसको मान्यता दिया जा सकता है। और ये काम 2012 में अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में डॉक्टर रामदयाल मुंडा उपस्थित थे, डॉक्टर बीपी केसरी उपस्थित थे, और क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा विभाग के 9 भाषा विद्वान मेरे नेतृत्व में वहां उपस्थित थे। और गवर्नर को ज्ञापन दिया गया और राज्यपाल के आदेश निर्देश के बाद एक कैबिनेट में निर्णय लिया और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्रित्व काल में, और जहां उस समय ये हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम भी था, उप मुख्यमंत्री भी थे 2012 में, और उसी समय ये 12 भाषाओं को ये राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया, जिसमें 9 झारखंडी भाषा और उसके अलावे 5 जनजाति भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा, कुल मिला के 9 झारखंडी भाषा, और उर्दू और बांग्ला, उर्दू बांग्ला को भी वहां पर शामिल किया गया, उर्दू बांग्ला और उड़िया को भी। ये कुल मिला के 12 भाषा को राजभाषा, इसकी अधिसूचना हो चुकी है, इसकी मान्यता भी दी गई है 2012। अब स्थानीय नीति भी अधर में लटक गया है। नियोजन नीति झारखंड हाई कोर्ट रद्द कर दिया है। इसका परामर्श कैसे लिया जाएगा? अभी हम सुन रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि झारखंड सरकार ने नौजवान लोगों को, विद्यार्थियों से ओपिनियन लिया, करीब 7 लाख लोगों से ओपिनियन लिया, और कहा जा रहा है कि 73% युवाओं ने कहा है कि 2016 के पहले जो नियोजन नीति थी, नियोजन नीति थी 60 और 40 रेशियो में, ये नीति बेहतर होगी, पारदर्शिता होगी, दूरदर्शिता होगी, संवैधानिक हो। क्या ऐसी सरकार चलती है क्या? आपकी जनता ने जनादेश दिया, जनता की जनादेश से आप बहुमत की सरकार बनाया। बहुमत की सरकार जनता की आशा आकांक्षा के अनुरूप नीति निर्धारण करती है, और आप बोल फेंक देते हैं। कभी आप 32 के खतियान के आधार पर, कभी 77% टोटल कुल मिलाकर आरक्षण नीति बनाकर आप राज्य सरकार, आप विधानसभा में विशेष सत्र 11 नवंबर को आप आहूत करते हैं और अपने डंके के चोट में पारित करते हैं और केंद्र के पाले में फेंक देते हैं।
और ये प्रोविजन करते हैं आप कि ये नीति केंद्र सरकार द्वारा जब तक मान्यता नहीं होगी, संविधान के अनुच्छेद 9 अनुसूची में जब तक लागू नहीं होगी, मान्यता नहीं मिलेगी, 9 अनुसूची मान्यता के बाद झारखंड में नीति लागू माना जाएगा। इतनी दूरदर्शिता आपकी, इतनी पारदर्शिता, इतनी दूरगामी दृष्टि। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि झारखंड सरकार को नीति निर्धारण करने में अक्षम साबित हुआ। आपका नीति, झारखंड की नीति, झारखंड के नेता और केंद्र के पाले में फेंक देते हैं। वो भी अधर में लटक गया है। केंद्र में जाने की तो दूर की बात है। पहले के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने तो असंवैधानिक करार देते हुए विधि विभाग ने असहमति व्यक्त किया, असंवैधानिक कहा। इसके बावजूद भी जबरदस्ती आप ठेल के धकेल के फाइल को राज्य भवन भेजते हैं और प्रसार देते हैं कि जल्दी भेजिए, जल्दी 9 अनुसूची को करवाना है। ये नौटंकी कब तक चलेगा मुख्यमंत्री जी? समझबूझ कहाँ है? कैबिनेट में कौन समझदार लोग हैं? कितने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग? कौन ड्राफ्ट बनाते हैं? प्रारूप कौन बनाते हैं? इस विधेयक का प्रारूप कौन बनाते हैं? कैबिनेट में प्रस्ताव कौन लाते हैं? कौन सचिव है? कौन महासचिव है? कौन कार्मिक विभाग देखता है? कौन गृह विभाग देखते हैं? बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। बड़ा शर्म महसूस हो रहा है। शर्म से सर झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, शर्मसार हो जाता है झारखंड के लोग। कब उभरेगा झारखंड? कब सुधरेगा नेता? झारखंड के जनमानस भी वैसे ही, शायद जैसा प्रजा वैसे राजा। अगर यही हकीकत है तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसा राजा वैसा प्रजा, या जैसा प्रजा वैसे राजा। अगर यही हकीकत है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर यही हकीकत है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिक्कत है कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल मीनिंग, रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार नीति निर्धारण में विफल होती है और अपने नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व को, नैतिक दायित्व को केंद्र के पाले में भेज देते हैं। और तो और ये स्थानीय नीति क्या होगी, नियोजन नीति क्या होगी, इसके लिए आम जनता को, युवाओं को आप इंटरव्यू लेते हैं और ओपिनियन लेते हैं और कहते हैं कि 7 लाख नौजवानों ने हमें ओपिनियन दिया, विचार दिया है कि 2016 के पहले का नीति सही है और उसे अनुरूप आप बनाते हैं। कैबिनेट किस काम का है? बहुमत की सरकार किस काम का है? विधि सलाहकार किस काम का है? आपके झारखंड में सलाहकार कौन चीज का है? आपके एक से एक महाअधिवक्ता वक्ता किस काम का? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर किस काम का है? कानून के जानकार किस काम का है? और आप विद्यार्थियों से पूछिएगा, अभ्यर्थियों से पूछिएगा, जो आपके खिलाफ जो है ना सड़क पे उतर रहे हैं, विधानसभा घेर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, उनका नियोजन नीति रद्द हो गया। 50 लाखों लोगों का करियर से आपने विश्वासघात किया है, उसके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है, उनका करियर को चौपट कर दिया है। उनसे राय ले रहे हैं आप? स्थानीय नीति क्या बनेगा? नियोजन नीति क्या बनेगा? चलिए, आपने कल जो बना दिया है, ये हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को किस तरह से एक सिरे से रद्द कर दिया है। मेरे समझ से, मैं जहां तक समझता हूं, झारखंड की जनता एक सिरे से कल का कैबिनेट मीटिंग के नियोजन नीति, स्थानीय नीति जो आपने किया है, ये नीति को एक सिरे खारिज करेगी और आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और आपको पछताना पड़ेगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव एक तो नमूना है, 2024 भी आपका
वही हाल बेहाल होने जा रहा है। अभी भी सुधर जाइए। नीतिगत निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में आप गद्दी छोड़ दीजिए। नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता में बने रहने का कोई मौलिक अधिकार आप खो चुके हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप मेरे फेसबुक के में मेरी लाइव को कितना लाइक करेंगे, उसको कितना शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ कि जनता जागरूक नहीं है, जनता राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, जनता वह स्थिति में है, जनता को ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष में विकल्प देने की जरूरत है। 2024 के लिए मैं अपील करता हूं कि सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या आरजेडी इसको परख लिया और आप बीजेपी गठबंधन को भी आप देख लिया। आप ना पक्ष ना विपक्ष, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जरूरत पड़ेगा तो मिलीजुली सरकार बना सकते हैं। बीजेपी और जेएमएम कल भी बनाए थे, आने वाला कल भी बना सकते हैं। जनता को इससे कोई मुक्ति मिलने वाला नहीं है। एक ही विकल्प है जनता जनार्दन के सामने में 2024 का एक तीसरा विकल्प। हम लोग तीसरा विकल्प तैयार कर लिए हैं, झारखंडी खतियानी मोर्चा। ये तीसरा विकल्प है। आइए नौजवान, विद्यार्थी, अभ्यर्थी, किसान, महिला और यहाँ के जनमानस, आदिवासी, मूलवासी सब एकजुट हो जाएं और हम लोग जिस तरह से दिल्ली में भाजपा को पछाड़ा, कांग्रेस को उखाड़ा और आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुआ, उसी तरह का आइए झारखंड में न बीजेपी गठबंधन को उसकी बारी खत्म हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं। आइए झारखंडी खतियानी मोर्चा तीसरा विकल्प तैयार है। नौजवान आप कमर कस ले, आप ठान ले और 2024 में सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए और आप नीति बनाइए। भारत का संविधान में नीति है। भारत देश के अंदर में 29 राज्य में भाषा नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति, सारे स्थानीय नीति, सारी चीज मौजूद है, सारी चीज प्रावधान है। हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तमाम चीज संग्रह करिए, इकट्ठा कीजिए, अध्ययन कीजिए और पारदर्शिता, दूरदर्शिता ऐसा नीति बनाइए, ऐसा नेता बनाइए। ग्राम सभा से विधायक चुनिए और विधानसभा से विधेयक पारित कीजिए। यही संकल्प के साथ सबको मेरे तरफ से उलगुलान जोहार।
झारखंड की संशोधित नियोजन नीति झारखंड की